हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल MMJ क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो मस्त से आप सभी लोग तैयारी करते होंगे, मस्त से रिवीजन कर रहे होंगे। आशा करता हूं डेली क्लास देखी होगी। ये आज प्राचीन भारत इतिहास का जो पूर्व मध्यकाल चैप्टर है, आज ये चैप्टर का आखिरी क्लास है। इस भाग का भी आखिरी क्लास है। प्राचीन भारत इतिहास भी कंप्लीट हो जाएगा आज एक क्लास लेने के बाद। तो आप अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने पूरी क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। हमने प्राचीन भारत इतिहास भी आज ये क्लास हो जाएगा तो कंप्लीट हो गया है। मध्यकालीन भारत इतिहास भी पढ़ा दिया है और आपका आधुनिक भारत इतिहास, ये तीनों इतिहासों को हमने बारी बारी से चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखी है। तो आप नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा, बारी बारी से आप रेगुलर देख सकते हैं। हमने चैप्टर वाइज कंठस्थ किया है प्रश्नों को, मतलब जो इम्पोर्टेंट हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनको हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रखी है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे से संबंधित कोई एग्ज़ाम हो या एसएससी कोई संबंधित, एसएससी जीएल सीएसएल एमटीएस जीडी या आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनपीटी एनटीपीसी, रेलवे एलपी टेक्नीशियन, जेई, आप इधर यूपीएससी, बीएपीएससी, आरपीएससी, एमपीएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, दिल्ली पुलिस, दिल्ली कांस्टेबल, सभी एग्ज़ामों के लिए हम सभी एग्ज़ामों को देखते हुए क्लास लाए हैं, चैप्टर वाइज करा रहे थे। ठीक, ना कि एक एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ामों को देखते हुए क्वेश्चनों का महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन लाए हैं चैप्टर वाइज उनको हम कराए हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है मध्यकालीन इतिहास का और प्राचीन भारत इतिहास का, और आप देख सके आधुनिक भारत इतिहास के, इस तीनों भारत इतिहासों को हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखी थे। तो आपसे निवेदन है, विनती है, डेली देखते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। ठीक, इसके बाद हम साइंस, इसके बाद जो हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, साइंस करने वाले हैं, जो कि आपके रेलवे एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इतिहास पढ़ ही लिया है, अब रह गया साइंस। तो साइंस का अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप लोगों को साथ चाहिए बस दोस्तों, आप लोग साथ देंगे तो सब पॉसिबल हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये आज पूर्व मध्यकाल की दूसरी क्लास है। आज का पहला क्वेश्चन है कि लक्ष्मण संबंध का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा किया गया। लक्ष्मण संबंध का प्रारंभ किस वंश द्वारा किया गया है? तो किस वंश द्वारा किया गया है? ये सेनों द्वारा। किसके द्वारा? सेनों द्वारा ये किया गया है, याद रखिएगा। ठीक, सेनों के द्वारा किया गया है। ठीक, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ामों के लिए क्लास चलाई जा रही है, ना कि एक एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी एग्ज़ामों को देखते हुए क्लास ले सकते हैं और क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। ठीक, तो किसके द्वारा लक्ष्मण का संबंध किस वंश के द्वारा किया गया था? तो सेनों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सेनों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखते हैं दोस्तों। महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किसके दरबार से संबंधित थे? महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किसके दरबार से संबंधित थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दो दरबार से संबंध रखते थे। बात की जाए महिपाल से भी, महिपाल के दरबार से संबंध रखते थे और महेंद्रपाल प्रथम के दरबार के साथ संबंध रखते थे। तो ये दो दरबार से संबंध रखते थे, महिपाल के दरबार से और महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से संबंध रखते। तो आपका ऑप्शन, जैसे ऑप्शन में आए बी एंड सी, तो आप बी एंड सी लगा देना, सी एंड डी, जो भी ऑप्शन में आंसर दे हों उसके अनुसार कर देना। मगर ऑप्शन में महिपाल और महेंद्रपाल रहेगा तभी करना। ठीक, दो ऑप्शन होगा, केवल एक दे रहा महिपाल तो महिपाल पे लगाना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों नागभट्ट प्रथम ने की थी। किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने की थी, याद रखिएगा। नागभट्ट प्रथम का शासनकाल बात की जाए तो
730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक। ठीक, 730 ईस्वी से लेकर 756 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक, याद रखिए लगभग। अगला क्वेश्चन बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो कौन नहीं था दोस्तों? ये चोल वंश के लोग। कौन से? चोल वंश के शासक लोग ये त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं थे। बाकी प्रतिहार, गुर्जर, पाल, राष्ट्रकूट ये वंश के लोग त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा थे। अगला क्वेश्चन है, महोदया किसका पुराना नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त। आपको लगे क्या ये यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में तो पूछ सकता है ये सवाल, याद रखिए। महोदया किसका पुराना नाम है? महोदया जो है नाम, ये किसका पुराना नाम है? तो बात की जाए कन्नौज के। किसके? कन्नौज के। ठीक, तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? कौन से नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो दोस्तों कन्नौज को। देख लीजिए आंसर वही है, मगर क्वेश्चन घुमा के पूछा एग्जामिनर कैसे कि आपको बहका में आ जाए। तो ये मत डरिएगा, महोदय श्री के नाम से भी कन्नौज को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो किसने हराया था दोस्तों? गोविंद तृतीय ने। किसने? गोविंद तृतीय ने हराया था। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और जो वर्तमान में वो अवस्थित, क्या कहा जाता था, क्या बोला जाता था? याद रखिएगा। तो ये कोल या कोयले अलीगढ़ को सही था। ठीक, पूर्व मध्यकाल में अलीगढ़ को कोल या कोयले के नाम से जाना जाता था। महोबा को महोत्सव नगर के नाम से जाना जाता था। ठीक, महोबा को महोत्सव के नाम से जाना जाता था। कन्नौज को महोदय या महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। अभी हमने बताया, एक क्वेश्चन पूछ लिया। तो अलीगढ़ कोयल या कोल के नाम से जाना जाता था। महोबा महोत्सव नगर के नाम से जाना जाता। कन्नौज को महोदय श्री के नाम से जाना जाता। तो अब बात करेंगे कि जेजाग भुक्ति। तो जेजाग भुक्ति कौशाम्बी को नहीं जाना जाता था, ये जाना जाता था बुंदेलखंड को। किसको दोस्तों? बुंदेलखंड को जाना जाता था। बुंदेल को पुराना नाम क्या है? बात की जाए तो जेजाग भुक्ति। क्या है? जेजाग भुक्ति बुंदेल है। लिख लीजिए, लिखा न समझ में आए दोस्तों, बुंदेल। ठीक, याद रखिएगा, क्योंकि लिखने का उपकरण नहीं हमारे साथ पास दोस्तों, इस वजह से हाथ से लिखना पड़ता है। बुंदेल लिख दे रहे हैं साफ साफ, बुंदेल। ठीक, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, निम्न में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किए थे? किसने खंभात में तोड़ी गई जो मस्जिद थी उसके पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो किसने की थी दोस्तों? जयसिंह सिद्धराज ने। किसने की थी? जयसिंह सिद्धराज ने की थी। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभार वंश का संस्थापक कौन था? प्रभार वंश का संस्थापक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है शासक या वंश से संबंधित उनसे। तो ये है आपका उपेंद्र अथवा कृष्णराज। अगर ऑप्शन में ना मिले तो इसे मत टिक करना है, ये ऑप्शन उपेंद्र अथवा कृष्णराज। कहीं कहीं मतलब गलत ऑप्शन छापे हुए हैं, तो याद रखिएगा प्रभार वंश का संस्थापक कौन है? उपेंद्र अथवा कृष्णराज को कहा जाता है या माना जाता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा भोज ने शासन किया। राजा भोज ने शासन कहाँ पे किया था? तो धारा पे किया था। कहाँ पे दोस्तों? धारा पर राजा भोज का शासन था। ठीक, धारा पर राजा भोज शासन किए थे। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी? निम्नलिखित किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी? तो किसने लिखी थी दोस्तों भाइयों? किसने लिखी थी? गोविंद राज ने। किसने लिखी थी? गोविंद राज ने लिखी थी। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, गोविंद राज। ठीक, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, सॉरी दोस्तों, गोविंद ने नहीं लिखी, भोज।
किसने लिखी है? भोज लिखी ने, भोज ने लिखी थी। किसने लिखी है? भोज ने लिखी है। ठीक, आपका ऑप्शन ए सही रहेगा दोस्तों, 12 का ए सही रहेगा ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी? तो भोज ने लिखी थी। गोविंद गलत है, सॉरी सॉरी दोस्तों उसके लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है, कौन सी है? याद रखिएगा, भगवती सरस्वती। कौन सी है दोस्तों? भगवती सरस्वती है। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था दोस्तों? कौन नहीं थे? तो गांगेय। कौन नहीं थे? परमार वंश का शासक कौन नहीं था? गांगेय नहीं थे। बाकी उपेंद्र, मुंज, उदयादित्य, ये उदयदित्य, ये सभी परम वंश के शासक थे। कौन नहीं था? गंगेदेव नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, गौड़ वहो के रचयिता कौन है? एक ये रचना है, इसके रचयिता पूछा गया है। गौड़ वहो के रचयिता कौन है? ठीक, तो वाक्यपति हैं। कौन है दोस्तों? वाक्यपति गौड़ वहो के रचयिता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, आप घबरा जाओगे एग्जामिनर कि कहाँ से पूछ लिया। तो गौड़ वहो के रचयिता कौन है? वाक्यपति है। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा, अर्घट्टा किसे निरूपित किया जाता था? मध्यकालीन भारत के इतिहास में ये शब्द बोला जाता था अर्घट्टा। तो ये अर्घट्टा शब्द किसके लिए निरूपित किया जाता था? वर्तमान में क्या बोला जाता है उसे, यह पूछा है। तो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, जो जल चक्र चलाया जाता है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, वही अर्घट्टा शब्द मध्यकालीन भारत में बोला जाता था। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर, सॉरी दोस्तों, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन से था? कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन सा था दोस्तों? सुल्तान जैनुल आबिदीन। कौन सा था? सुल्तान जैनुल आबिदीन। ये कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध था सुल्तान शासक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम क्या था? तो शाही खान। क्या था दोस्तों? शाही खान। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाटक वंश का संस्थापक नानदेव। कौन थे दोस्तों? कर्नाटक वंश का संस्थापक नानदेव थे। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक, बात की जाए कर्नाटक की राजधानी, नानदेव ने कर्नाटक की राजधानी क्या बनाई थी? तो कभी कभार पूछ सकता है, तो सिमरोगढ़। क्या कर्नाटक की राजधानी क्या बनाई थी नानदेव ने? तो लिख लीजिएगा, कभी कभार पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में, सिमरोगढ़। सिमरोगढ़ ये कर्नाटक की राजधानी बनाई थी। कौन? नानदेव ने। इनका नानदेव का शासनकाल बात की जाए तो लगभग 1097 से 98 के बीच में संस्थापक हुआ था कर्नाटक वंश का संस्थापक। याद रखिए, कौन किया था? नानदेव ने कर्नाटक वंश का संस्थापक किया था 1097 या 98 के बीच में, याद रखिएगा। कर्नाटक वंश का शासनकाल कब से कब माना जाता है? तो ये 1097-98 से लेकर 1325 ईस्वी तक माना जाता है। 1325 ईस्वी तक माना जाता है कर्नाटक वंश का शासनकाल, लिख लीजिएगा। ठीक, नानदेव ने कर्नाटक या कर्नाट दोस्तों, कर्नाट है। ठीक, लिख लीजिएगा, कर्नाट है, कर्नाटक नहीं है। कर्नाट वंश क्या, नानदेव ने कर्नाट वंश की राजधानी क्या बनाई थी? तो सिमरोगढ़ बनाई थी। इसकी स्थापना कब की थी? तो 1097 या 98 के बीच में की थी। इसका शासनकाल कब से कब तक था कर्नाट वंश का? तो याद रखिएगा, 1097 से लेकर 1325 तक कर्नाट वंश का शासनकाल था, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बात करते हैं, इस काल को मिथिला, लिख लीजिएगा, इस काल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल को मिथिला, ठीक, मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है।
स्वर्ण युग कहा जाता है? लिखावट न समझ आए दोस्तों भाइयों तो बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए। कर्नाट वंश शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है, याद रखिएगा। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है आपसे एग्जामों में। तो हरि सिंह थे। कौन थे? हरि सिंह। ये कला और साहित्य के क्षेत्र के महान संरक्षक माने जाते थे। ये कला और साहित्य के क्षेत्र के महान संरक्षक माने जाते थे। इनका शासनकाल बात की जाए तो 1284 या 85 से लेकर 1325 ईस्वी तक, 1325 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कुरुश पाल शिलालेख के किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? कुरुश पाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों? तो सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? सोमेश्वर प्रथम के शासनकाल में शासन की जानकारी मिलती है। कुरुश पाल शिलालेख के किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। किस शिलालेख से? कुरुश पाल शिलालेख से जानकारी मिलती है। तो आप लोगों को आशा करते हो क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास आप तक आसानी से पहुंच जाए। हमने तीनों हिस्ट्री में तीनों भाग करा दिया, प्राचीन भारत इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक इतिहास भारतीय। इन तीनों को हमने चैप्टर वाइज रिवीजन कराया, मतलब प्रैक्टिस कराई है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कराइए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी, सभी एग्ज़ामों के लिए क्लास की प्रैक्टिस कराई है हमने, ठीक, ना कि एक एग्ज़ाम के लिए। तो आप अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह कंटेंट पाने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपको अच्छा से बेहतर क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा। जब आप लोग हौसला बढ़ाएंगे तो हम हौसला बुलंद जरूर करेंगे, याद रखिएगा। ठीक। तो जय हिंद जय भारत। अगली क्लासों से मिलते हैं। हम साइंस की क्लास लाने की कोशिश करूँगा कि आपके LP10 रेलवे से संबंधित कई एग्ज़ाम है, तो सभी एग्ज़ामों के लिए बेनिफिट होगा वो क्लास, ना कि रेलवे से संबंधित रहेगी। रेलवे से इम्पॉर्टेंट साइंस तो पूछी जाती है रेलवे में, याद रखिएगा। अदर जो एग्ज़ाम में आते हो उनसे भी रिलेटेड साइंस उस क्लास को देख सकते हो। चाहे SSC की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार पुलिस, बिहार SI या UP पुलिस, UP SI कांस्टेबल, उतने में उसमें अच्छे मतलब वो नहीं पूछी जाती साइंस। बाकी रेलवे में अच्छे से साइंस पूछी जाती है, याद रखिएगा। तो हम साइंस की क्लास, अगली क्लास साइंस की रहेगी। आप बने ही रहेगा। अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपसे उम्मीद है हमें हौसला करेंगे, हौसला बढ़ाएंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम अच्छा करेंगे। ठीक। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों।